नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। आप देखिएगा तो 2 टॉपिक आपका हिस्ट्री सेशन के अंतर्गत मिलेगा। एक टॉपिक उपनिवेशवाद का है जो टॉपिक 10 है, और एक देखिएगा जनजातीय समाज का है, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए देखिए पर ये दोनों टॉपिक को जब आप JCERT का किताब लीजिएगा, ठीक है, JCERT का किताब क्लास 8 वाला लीजिएगा। कौन वाला लीजिएगा? क्लास 8 वाला लीजिएगा। तो उसमें आप देखिएगा यहाँ पर JCERT का किताब जब लीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर एक टॉपिक बना हुआ है उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, एक ही में है। तो हम उसी दोनों टॉपिक को एक ही में लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग पार्ट बाई पार्ट यहाँ पर देखेंगे। तो ये है आपका पार्ट 1। ये कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 1 को हम लेकर के आए हुए हैं। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी होगा, ये छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते जाएंगे यहाँ पर हिस्ट्री सेशन का। आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर लास्ट में आपको एक इसका कंप्लीट क्लास भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज का पार्ट 1 देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्लास 8 से, ठीक है। क्लास 8 में ये चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर इतिहास का किताब जब क्लास 8 का लीजिएगा तो आपको मिलेगा। तो देखिए उपनिवेशवाद में जो है कि अंग्रेज़ों का क्या है, उपनिवेशवाद में अंग्रेज़ों का शोषण जो है जनजातियों का किया गया था, ठीक है। अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण जनजातियों को किया गया, तो यहाँ पर जनजाति के द्वारा देखिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए गए। इसी आंदोलन को यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत किताबें बहुत तरह से आपको मिलेगा, तो आपको याद रखिएगा अंग्रेज़ों का शोषण जो यहाँ जनजातीय लोगों का, पहले तो बिहार लेकिन अब झारखंड का जो हुआ वो आंदोलन को, इस टॉपिक के अंतर्गत उसी आंदोलन को पढ़ना है आपको। वहीं से एक प्रश्न हमेशा रहता है एग्जाम में और यहाँ भी आपका रहेगा, ठीक है। अगर इस टॉपिक से एग्जाम में आता है तो ये सिलेबस से बाहर का प्रश्न नहीं होगा, यहीं से ये प्रश्न आपका रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप सभी को यहाँ पर JCERT जैक का किताब देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सारा कुछ आपको यहीं से हम बना करके दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत किसने अपनाया, ठीक है। धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत किसने अपनाया था? अंग्रेज ने, प्रारंभिक आक्रमणकारी ने, मुगलों ने, या सभी ने, ठीक है। तो धन का जो निरंतर निकासी हुआ था उसका सिद्धांत जो है यहाँ पे अंग्रेज के द्वारा निभाया गया था, ठीक है। तो अंग्रेज ने निभाया था। इसका डिटेल्स देखिए, इसके नीचे हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। इस टॉपिक में हर प्रश्न इसी तरह से बना हुआ है। हर प्रश्न के नीचे आपको डिटेल्स कर दिया गया है, यानी आप कहिएगा तो इसमें वस्तुनिष्ठ भी है और थ्योरी, दोनों चीज़ मिले हुए हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में अंतर हो गया था। क्या हुआ था, जो प्रारंभिक आक्रमणकारी थे वे शोषण नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश आए वो उन्होंने क्या किया, शोषण किया। यानी अंग्रेज के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन नहीं किया, ठीक है, और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। सभी नीतियाँ एवं कार्यक्रम उपनिवेश के अनुरूप बनने लगा था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? उपनिवेशवाद अंग्रेजों के द्वारा पनपा हुआ एक विद्रोह था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का गिरावट क्यों हुआ? भारत में जो पहले की सदियों से जो हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई चीज़ें की जो उद्योग थी उसमें गिरावट होने लगा। वो क्यों होने लगा था, ठीक है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में जाना। दूसरा है सस्ता माल अंग्रेज के द्वारा भारतीय बाजार में बेचा जाना। भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन होना, या सभी, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि जो भारत में परंपरागत हस्तशिल्प जो बनते थे
वो क्या थे बताइए? महंगे थे। महंगे थे, हाथ से बनाने में महंगा पड़ता था, लेकिन अंग्रेज लोग मशीनों का प्रयोग करके आधुनिकीकरण के तहत उसको बनाने में सस्ता पड़ता था। वो क्या किए कि अंग्रेजी माल का भारतीय बाज़ार में क्या किए, भारतीय बाज़ार में अंग्रेजी माल को लाया जाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तब जब भारतीय बाज़ार में अंग्रेजी माल आने लगा तो अंग्रेजी माल सस्ता था। देखिए, सस्ता माल था अंग्रेजी माल, इसलिए क्या हुआ, फिर भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। तो ये सभी इसका आंसर था। ठीक है, भारत में परंपरागत हस्तशिल्प का जो गिरावट हो गया, ये सभी इसके ऑप्शन सही है, यानी राइट आंसर इसमें क्या है? डी है। ठीक है, चलिए अगला है। तो देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन का जो है डिटेल्स कर दिए हैं हम। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होने का कारण अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में भरा जाना था। भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका, जिस कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया था। ठीक है, इसी कारण इसका क्या हो गया? पतन हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश आदिवासी और जनजाति कहाँ रहते थे? भारत के जो अधिकांश आदिवासी और जनजाति लोग जो थे, उनका आवास कहाँ था? जंगल और पहाड़ी इलाका, मिट्टी के घर, पक्का के घर, सभी। ठीक है, पक्का के घर तो पहले था नहीं, मिट्टी के घर भी नहीं था, तो इनका आवास जो होता था जंगली और पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे बना करके छोटे छोटे जो झाड़नुमा होते थे उसमें लोग रहते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी और जनजाति के बारे में सही कथन क्या है? इसमें देखना है कि कौन कौन कथन आदिवासियों के बारे में सही है। ठीक है, वे जंगल में रहते थे, ये तो क्लियर है कि आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे। जंगल में उपजे फल और कंदमूल पर आश्रित हैं। तो पहले के आदिवासी, जिस समय की बात हो रही है उपनिवेशवाद का, उस समय जंगल में उपजे फल और कंदमूल पर ही आश्रित रहते थे और पशुपालन करते थे। पशुपालन से वे अपने जीविकोपार्जन करते थे। पशुपालन, डी यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे? आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे आपको बताना है। झूम की खेती, अस्थाई खेती, हल खेती या सभी। ठीक है, आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे आदिवासी लोग थे, ठीक है, जो हमारे आदिवासी लोग थे वो किस तरह की खेती करते थे? तो आदिवासी लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करते थे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आए तो इस एरिया में क्या किए, तो यहाँ के पेड़ पौधों को साफ करके यहाँ पर इस वर्ष खेती किए। उसके बाद फिर इस जगह को छोड़ करके इस जगह एरिया में गए, यहाँ भी पेड़ पौधा को साफ करके यहाँ पर खेती किए। अगला साल तीसरे जगह पर यहाँ भी किए। अब क्या होता था कि एक बार खेती करने के बाद यहाँ का ज़मीन क्या हो जाता था? बंजर हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है, छोड़ के दूसरे जगह चले गए। अब 3-4 साल तक दूसरे जगह फिर बैक से होकर के यहाँ पर आते थे, यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती थी, फिर यहाँ भी करते थे। तो इस तरह से घूम घूम कर खेती करते थे। तो इसको हम लोग घुमंतु खेती या झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, तो आदिवासी लोग झूम की खेती करते थे। झूम की खेती यहाँ पर ए हो गया, यही राइट आंसर हो गया। अस्थाई खेती नहीं करते थे, हल नहीं होता था, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी झूम की खेती करते थे। क्लियर। देखिए यहाँ पर आपको नोट्स में हमने बता दिया है। आदिवासी लोग खेती के लिए वे जंगली भूमि को साफ कर ज्वार, बाजरा, धान, मक्का तथा कई प्रकार की दालें उगाते थे। फसल हो जाने के बाद वे भूमि को कई वर्ष तक खाली छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। भूमि की उर्वरता पुनः उत्पन्न हो जाने पर वे वापस आकर फिर से उस फसल उगाने का उसी जगह पर करते थे। इस प्रकार वे झूम की खेती करते थे। घूम घूम कर जो खेती किया जाता है वो झूम की खेती था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुसुम एवं पलाश के फूल से आदिवासी लोग क्या बनाते थे? पहले जो आदिवासी लोग थे वो कुसुम के फूल या जो पलाश का फूल होता था उससे क्या करते थे? रंग बनाते थे, चित्र बनाते थे, आकृति बनाते थे, कोई नहीं। तो कुसुम एवं पलाश के फूल से आदिवासी लोग जो थे वो रंग बनाते थे। क्या करते थे? रंग बनाते थे। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है वो रंग क्या करते थे। तो आदिवासी लोग कुसुम तथा पलाश के फूल को बुनकरों, जो कपड़ा बुनते थे उनको, और चमड़ा के जो कारीगर थे उनको बीच ये बेचने का काम करते थे। ठीक है, कुसुम और पलाश का फूल, वे उसका उपयोग क्या करते थे? जिसका वे लोग इसका उपयोग रंग बनाकर रंगने में करते थे। ठीक है, बुनकरों यानी जो कपड़ा बुन रहे हो विभिन्न प्रकार के रंग बना के होते थे, और जो जूता बना रहे वो भी रंग बना के इसका उपयोग करते थे। तो ये होता था। ठीक है, आदिवासी लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे? आदिवासियों के समाज में जो बाहरी लोग आकर के रहते थे उसको आदिवासी लोग क्या कहते थे? दिकू, झूम, घुमंतु या कोई नहीं। ठीक है, तो आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दिकू क्या करते थे? क्या कहते थे? दिकू कहा करते थे। किसको? आदिवासी लोग। ठीक है, तो बाहरी लोगों को आदिवासी लोग क्या कहते थे? दिकू कहते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाहरी लोग कहने का मतलब यहाँ पर बाहरी लोग को आदिवासी लोग दिकू कहते थे और आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों को दिकू कहा जाता था। ठीक है, आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या समझते थे? आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या समझते थे? नेता,
मित्र, संतान या कोई नहीं, ठीक है। तो आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या मानते थे? संतान मानते थे, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते थे, आदिवासी लोग अपने जंगल को उजड़ने नहीं देना चाहते थे और उनको बचाते थे, और अंग्रेज लोग क्या करते थे, उसको उजाड़ना चाहते थे। इसी बीच कई प्रकार के आंदोलन जो है यहाँ जनजातियों के द्वारा किया गया, जो कि भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। और सभी जनजातीय आंदोलन को एक कवर हम लोग यहाँ पर अगले वीडियो में करेंगे, और यहाँ पर भी कुछ में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यही इसका मुख्य प्रश्न बनता है ना। चलिए, आदिवासी लोग अपने को जंगल का संतान मानते थे, ठीक है। देखिए अब क्या होता था कि यहाँ पे संतान मानते थे जंगल को वे लोग, और अंग्रेज लोग क्या करते थे, जंगल को कबाड़ना चाहते थे। इस बीच क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि सरकार ने वन विभाग बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो आदिवासियों के जो वन थे उसको उजाड़ा जा रहा था, उसके लिए क्या किया गया, तो सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया, एक वन विभाग बनाया 1864 ईस्वी में, और वन अधिनियम एक पारित कर दिया। तो ये वन अधिनियम कब पारित किया गया, 1863, 1864, 1865 या 1866, ठीक है। तो ये वन अधिनियम जो पारित किया गया 1865 ईस्वी में पारित किया गया। क्लियर, 1865 ईस्वी में पारित किया गया। चलिए अब देखिए, इसके बाद अब विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। विद्रोह यहाँ कोल विद्रोह से शुरू है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। तो विभिन्न प्रकार के विद्रोह भी आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा, ठीक है। झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन था, बताना। झारखंड का सबसे पहला सुसंगठित मतलब एक तरीका से जो प्रहार किया गया अंग्रेजों पर, वो जनजातीय आंदोलन कौन था? कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह, या सभी, ठीक है। तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन जो था वो कोल विद्रोह था, याद रखिएगा, कोल विद्रोह था, ठीक है। चलिए, कोल विद्रोह के बारे में हमने यहाँ पे छोटा सा नोट्स आपको दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कोल विद्रोह में क्या था, मुंडा, हो, उरांव, भूइयाँ आदि जनजाति शामिल हुए थे। पूछ देता है कि कोल विद्रोह में कौन सा जनजाति शामिल हुए थे? मुंडा, हो, उरांव और भूइयाँ शामिल हुए थे, याद रख लीजिएगा, प्रश्न आता है, ठीक है। कोल विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? रांची, सिंहभूम और पलामू, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कोल विद्रोह का केंद्र कहाँ था? रांची, सिंहभूम और पलामू कहाँ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों रहेगा तो तीनों हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था पूछा जाता है कोल विद्रोह, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह के नायक थे सिंध राय मानके और बिंद राय मानके, ठीक है। ये कहाँ, किस क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और इसके नायक कौन थे कोल विद्रोह के? तो सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी, इसलिए लिखे सिंध राय और बिंद राय मानकी, यानी सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी इस कोल विद्रोह के मुख्य नायक थे। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व सिंध राय, या कहीं कहीं देखिएगा सिंह राय देखने को मिलता है, लेकिन सिंध राय ज़्यादा चलता है, मानकी के 12 गांव की जमीन हड़प कर सिखों को दे दिया गया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? कोल विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था? तो विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ था, उसके पहले क्या किया था, यहाँ पर उनके 12 गाँव, सिंह राय मानकी के 12 गांव के ज़मीन को हड़प लिया गया था, उसको सिखों को दे दिया गया था, जो इस कारण का मुख्य स्रोत बना था, ठीक है। अब देखिएगा, कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुंगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसका इज्जत लूटा गया था? जफर अली के द्वारा। तो ये भी कारण था कोल विद्रोह का, ठीक है। तो ये बाहरी लोग आकर के आदिवासियों को क्या कर रहे थे, उसका ज़मीन छीन रहे थे, उसकी पत्नी को छीन रहे थे, इस कारण कोल विद्रोह के लिए जनजाति लोग यहाँ पर जागृत हो उठे, ठीक है। अब देखिए, कोल विद्रोह को मार्च 1932 में किसने कुचल दिया, ठीक है, मतलब किसने समाप्त कर दिया? कौन सा अंग्रेज ने? लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन विलिंगसन, लॉर्ड विलियमेटिक या कोई नहीं, ठीक है। तो कैप्टन विलिंगसन ने क्या किया, इस कोल विद्रोह को 1932 ईस्वी में दबा दिया। क्या किया? दबा दिया, आधुनिक उपकरण का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे उसका लिखा हुआ डिटेल्स। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह के नायक थे सिंध राय और बिंद राय मानकी। 19 मार्च 1832 को कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियों ने इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है, दबा दिया था। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया? तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया? 1783, 1784, 1785, 1786, ठीक है। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया, ठीक है। सारा चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पे हम कर दिए हैं, नीचे देख लीजिएगा। राइट आंसर इसका 1785 है, देखिएगा यहाँ पे नोट हमने बना दिया है। तिलका मांझी विद्रोह को तिलका आंदोलन या पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है, याद रखिएगा। तिलका मांझी विद्रोह को तिलका आंदोलन कहा जाता है या पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1780 से 1785 के बीच संथाल बिहार या झारखंड के ये उस क्षेत्र में चला था, उस क्षेत्र में
चला था। ठीक है, तिलका मांझी विद्रोह की प्रमुख घटना क्या थी? तिलका मांझी विद्रोह का प्रमुख घटना क्या था आपको बताना है। 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज अधिकारी क्यूलैंड की हत्या करना, 1782 ईस्वी को तीर से मार गिराना, 1782 ईस्वी को अंग्रेजों को मारना, यह सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तिलका मांझी विद्रोह की प्रमुख घटना जो थी यहाँ पे 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी क्यूलैंड की हत्या कर दिया गया था। ठीक है, देखिए क्यूलैंड कौन थे उसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी भागलपुर के डिप्टी कलेक्टर डीसी थे। ठीक है, उनका नाम था अगस्ट क्यूलैंड को तिलका मांझी ने अपने तीरों से क्या किया, अपने तीरों से मार गिराया था। और इस नेतृत्व का विरोध तिलका मांझी ने अंग्रेजों के शोषण और ज़मीन हड़पने के खिलाफ किया था। ये क्यों किया था तिलका मांझी ने? तो ये डिप्टी कलेक्टर की जो अगस्ट क्यूलैंड की हत्या की थी वो क्यों किया था? तो यहाँ पे वो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो तिलका मांझी के ज़मीन हड़पने का कारण ये सभी कांड हुए थे। ठीक है, तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को, यह प्रश्न बहुत बार आया है, आप देख लीजिएगा। तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था? साल पेड़, बरगद पेड़, पीपल पेड़ या कोई नहीं। ठीक है, तो तिलका मांझी को किस पेड़ से लटका कर फांसी दिया गया था? तो उस पेड़ का नाम था देखिए बरगद। क्या था? बरगद का पेड़ था। इसके बारे में देखिए हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं क्या हुआ था इसमें। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में, ये बरगद का पेड़ कहाँ है? भागलपुर में दिया गया था। ठीक है, भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था और वह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह स्थान अब क्या है? तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। वह स्थान कहाँ है? भागलपुर में है। भागलपुर में कहाँ? बरगद के पेड़ से दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव-गांव में सखुआ का पत्ता घुमाकर किया जाता था? जैसे अगर कोई विरोध कर रहा है तो विरोध करने वालों को क्या करते थे, जब विरोध करना होता था तो वे क्या करते थे, गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमा के विरोध करते थे। तो किसके नेतृत्व में सखुआ का प्रयोग किया गया था यहाँ पर के लिए? ठीक है, तिलका मांझी, सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी या कोई नहीं। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव-गांव में सखुआ घुमाकर किया जाता था? तो ये किया गया था आपका देखिए तिलका मांझी। तिलका मांझी ने ही यहाँ पर शुरू किया था कि यहाँ पे जब भी अंग्रेज का हम लोग विरोध करेंगे तो सखुआ का पत्ता घुमा के करेंगे, कि उनकी ज़मीन जो होती थी वो सखुआ के भू ज़्यादा थी। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी थे। भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद कौन थे? ठीक है, तो ये आपका तिलका मांझी है। ठीक है, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया? बताना, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? भागलपुर, दानापुर, रांची या देवघर? ठीक है, तो तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से दिया गया था। ये बरगद का पेड़ कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर बिहार में है। तो ये उस स्थान पर आपको दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स बना हुआ है। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दिया गया था बरगद के पेड़ में लटकाकर, और वह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम यहाँ पे, ये तो पार्ट 1 था, ये समाप्त हो गया है। इसका हम आपका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार का आंदोलन होगा। तो उस पार्ट 2 को भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपका 2 टॉपिक समाप्त हो रहा है। आप देख लीजिएगा, आपका जो नया सिलेबस जो है उसमें देखिए एक उपनिवेशवाद अलग दिया है और एक जनजातीय समाज अलग दिया है। ठीक है, हम ये दोनों को मिला करके आपको JCERT किताब में क्लास 8 का एक्सरसाइज फॉर्म देखिए मिला हुआ है, वहाँ से आप जा करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी JCERT किताब पढ़ने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। जैक की किताब से पूरा नोट्स पढ़ने के लिए यहाँ से संपर्क जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।